Good morning, all of you. In today's part, we will continue our previous topic, that is the glossary of the chemistry. And this part, we will discuss about some important formulas about the alloys. In the last part, we have discussed the formula of the different compounds. From each part, at least one question may be asked in your competitive exam. जो आपके last टाइम हमने हमारा लेक्चर लिया था, उसके अंदर काफी सारे फार्मूले होते हैं। आमतौर पे आपके उसके अंदर से एक क्वेश्चन आपका जरूर आ जाता है। किसी ना किसी कंपाउंड का फार्मूला अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में। डायरेक्ट पूछेंगे, इनडायरेक्ट कैसे, किसी कंपाउंड के अंदर कोई न्यूमेरिकल ले लेंगे तो उसके अंदर उस फार्मूले को यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा जो आज का पार्ट है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर लेंगे एलॉयज। तो what is the composition of the different element which are present in the particular alloy, उसके अंदर उसकी कंपोजिशन क्या है। उसके बाद हम धीरे धीरे ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स को हम स्टडी करते रहेंगे। हर पार्ट के अंदर से आमतौर पे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो लेट्स कंटिन्यू today's lecture about the glossary of the chemistry, and we will start our today's lecture with the formulas, composition of the alloys. So our today's topic is the some important alloys. कुछ जो important alloys है उसके बारे में आज हम सबसे पहले स्टडी करते हैं। उसी टाइप से जैसे हमने some important compounds को भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया था, सिमिलरली आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो डिफरेंट alloys हैं उनको भी हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर अरेंज कर रखा है। तो अब हम वन बाय वन ए से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट एलोय आ जाता है, दैट इज द एल निको। जैसे नाम से आपको पता चलता है यहाँ पे कि एल निको में ए एल मीन्स एल्यूमिनियम, एल मीन्स एल्यूमिनियम, एन आई निकिल, और सीओ क्या है आपका कोबाल्ट। दीज आर दी थ्री एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट मेनली इन द एल निको। एल्यूमिनियम दैट इज द 12%, निकिल 20%, cobalt 5%, and it also contain the iron, and that alnico it is used in the permanent magnets. ये permanent magnets के अंदर alnico को use किया जाता है। So that is the first alloy. Next one is the aluminium bronze. Aluminium bronze contain the copper 90%, the aluminium 10%, and the golden powder of the paints, and it is used in the golden powder for the paints के अंदर as a golden powder इसको use किया जाता है। So these are the different alloys starting with the alphabet letter A. Next we will start with the alphabet letter B. The first one is the bell metal. Bell metal contains the copper 80%, the tin 20%, and it is used in the bells. जो स्कूल में जो बेल होती है, जैसे फर्स्ट जो पीरियड है वो आपका आवर हो गया तो बेल बजती है, जो आप आवाज सुनते हैं, तो वो बेल मेटल वो किस चीज का बना होता है, दैट इज द कॉपर एंड द टिन। नेक्स्ट वन इज द ब्रास। ब्रास के अंदर कॉपर 60% एंड द जिंक 40%, एंड इट इज यूज्ड इन द यूटेंसिल्स, इट इज यूज्ड इन द कार्ट्रेज कैप्स, जो कार्ट्रेज की जो कैप होती है उसके अंदर इसको यूज किया जाए, दैट इज द ब्रास। हम जो पढ़ते हैं ना, नेक्स्ट ब्रॉन्ज मेडल मिल गया किसी भी प्लेयर को, सो दैट इज द ब्रॉन्ज। नेक्स्ट वन इज द ब्रॉन्ज, इट कंटेन्स द कॉपर दैट इज द 90%, द टिन दैट इज द 10%। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू कंट्रोल वॉल्स, कंट्रोल वॉल के अंदर इसको यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द स्टैच्यूज, स्टैच्यूज के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं हमारे जो सी से स्टार्ट होंगे, विच विल स्टार्ट विद द सी, क्वाइनेज एलॉय। क्वाइनेज एलॉय जैसे नाम से पता चला, क्वाइनेज एलॉय के अंदर कि इसके अंदर सिल्वर कितना होगा, दैट इज द 50%, द कॉपर 40%, द निकिल 10%, एंड दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग द कॉइन्स। ये कॉइन्स को बनाने में इनको यूज किया जाता है। इसको किस में यूज किया जाता है, फॉर मेकिंग द कॉइन्स। सो दीज आर कॉल्ड एज द क्वाइनेज एलॉय। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को, सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा अपना। सारी चीजें आप साथ के साथ नोट डाउन करते चले जाएं, इनमें से क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। इसके बाद नेक्स्ट आता है कॉन्स्टेंटेनम। कॉन्स्टेंटन है नेक्स्ट, दैट इज द कॉपर Cu 60%, nickel 40%, and that particular alloy generally been used in the electrical appliances. इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर इसको यूज किया जाता है। इसके बाद जो आपके अल्फाबेट डी से स्टार्ट होने वाले जो एलॉय हैं, अब हम उनको लेंगे। दैट इज नेक्स्ट वन इज द डेंटल एलॉय। डेंटल एलॉय इट कंटेन्स द टिन, द सिल्वर एंड द मर्करी।
और जो डेंटल एलॉय है कहाँ पे यूज होता है, इट इज यूज्ड फॉर फिलिंग द टीथ, जो टीथ फिलिंग के अंदर जो यूज करते हैं, दैट इज द डेंटल एलॉय। नेक्स्ट वन इज द duralumin. Duralumin, it contains the magnesium 1.5%, the copper 2%, nickel 4%, and the aluminum, that is the major component, that is the 92.5%. और ये कहाँ पे यूज होता है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द एयरशिप्स, द केबल्स, द ट्यूब्स एंड द मशीनरी पार्ट्स। इसके अंदर ड्यूर एल्यूमिन को यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है कैपिटल जी से, जो हम जी से स्टार्ट करेंगे। तो जी से स्टार्ट होने वाले हमारे एलॉय कौन कौन से हैं? द फर्स्ट एलॉय दैट इज द जर्मन सिल्वर। देखो यहाँ पे अक्सर एग्जाम में परेशानी कहाँ पे आती है स्टूडेंट्स को, कि नाम से पता चला जर्मन सिल्वर, देखो जर्मन सिल्वर, लेकिन इसमें सिल्वर होता ही नहीं। इट कंटेन्स द कॉपर 25 to 40% range, the zinc in the 25 to 35% range, the nickel 10 to 35% range, and it is used in the utensils, and it also used in the resistant wires, that is the German silver। तो ये था आपका जर्मन सिल्वर। नेक्स्ट आ जाता है दैट इज द गन मेटल। गन मेटल कंटेन्स द कॉपर, दैट इज द 88%, द टिन, दैट इज द 10%, the remaining 2% is the zinc, and it is used in the gears and the bearing। Next one, the alloys which start with the letter I, that is the invar। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है invar। It contains the iron 64%, the nickel 36%. It is also used in the clock pendulum। क्लॉक का जो पेंडुलम होता है, जो ऐसे मूव करता है पेंडुलम, उसके अंदर इसको यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट विच स्टार्ट विद द एम, एम लेटर से जो स्टार्ट होते हैं वो एलॉय कौन है? दैट इज द मैग्नीलम। इट कंटेन्स द मैग्नीशियम 5% and Lm means aluminium 95%, and it is used in the machined articles। Next one is the manganese steel। जो manganese steel है, it contains the iron 86%, the manganese that is the 13%, and also contain the carbon। Where it is used, that particular alloy is used for the rock drills and the safes। Next one is the monel metal। Monel metal, that monel metal contains the copper 30%, the nickel 67%, the other are the iron and the Mn manganese it up to the 3%, and it is used in the acid pumps and also and the container, जो acid containers होते हैं और acid pumps, उनके अंदर इसको यूज किया जाता है। The next one is the nickel steel। The nickel steel contain the iron 96 to 98%, the nickel 2 to 4%, 2 से लेके 4% तक आपका कौन होगा इसमें? निकिल होता है। इसके बाद नेक्स्ट, और ये यूज कहां पे होता है निकल स्टील? इट इज यूज्ड इन द वायर केबल्स। इट इज यूज्ड इन द वायर केबल्स एंड द गियर्स। वायर केबल और गियर्स के अंदर इसको यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो एन से स्टार्ट होंगे, दैट इज द निकल एलॉय। नेक्स्ट वन इज द निकल एलॉय। The nickel alloy contains the nickel 1%, the copper 4%, and the major element is the aluminum, that is the 95%, and that is used in making the airships। Next one is the nichrome। Nickel chromium means the nickel 60%, the chromium 25%, the remaining 15% is the iron, and that is used in making the resistant coils। Next, the alloys which starts from the letter P, that is the palladium silver। Palladium silver, it contains the palladium, that is the 60%, the silver 40%, and it is used in the potentiometer। जो लेबोरेटरी के अंदर हम पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं, उसके अंदर इसको यूज किया जाता है। Next one is the perm alloy। It contains the iron 21%, the nickel 78%, and the remaining is the carbon। It is used in the electromagnet and the ocean cables। Next one is the pewter। Pewter, it contains the tin 80%, the lead 20%, and it is used in making the utensils। Utensils के बनाने में इसको यूज किया जाता है। The next one is the platinite। Next one is the platinite। It contains the nickel 46%, the iron 54%, and it is used in the इलेक्ट्रिक बल्ब्स। इसको इलेक्ट्रिक बल्ब्स के अंदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज द पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट कंटेन्स द लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज द 50 to 60%, द सिलिका
SiO2 20 to 25%, alumina that is from 5 to 10%, the magnesia MgO 2 to 3%, the ferric oxide Fe2O3 that is 1 to 2%, the sulfur trioxide 1 to 2%, the sodium oxide and Na2O that is 0.5 to 1%. और जो आपकी सीमेंट होती है, जब सीमेंट सेट होती है, एग्जाम में अक्सर कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक. सो दैट इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस. द सेटिंग ऑफ द सीमेंट इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस. और अक्सर जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे किसके बारे में, पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में, तो अक्सर कई बार कंपटीशन एग्जाम में ये है विच इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट. तो आप आंसर क्या देंगे, दैट इज द, बताओ कौन, दैट इज द लाइम. 50 to 60%, that is 50 to 60%, that is the major component. ये सबसे ज्यादा कंपोनेंट्स. कई बार ये ना पूछ के, जैसे 1-2 ईयर ऐसा पूछ ले तो उसके बाद आ जाता है विच इज द सेकंड मेजर कंपोनेंट. लाइम के बाद कौन ज्यादा अमाउंट में, दैट इज द सिलिका, दैट इज 20 to 25%. ऐसा एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे और अब भी पूछा जा सकता है. क्लियर हो गया. और सेटिंग ऑफ द सीमेंट कैसी प्रोसेस है ये भी जरूर ध्यान रखें, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं the alloys which start from the letter S. Silver copper alloy, it contains the silver that is a 92.5%, the copper 7.5%, and that is used in the silver wares, it is used in the coins, in the jewelries. Next one is the soft solder. आपने देखा ना जो टाके लगाते हैं टू वायर्स को आपस में कंबाइन करने के दौरान, जिसे कहते हैं सॉफ्ट सोल्डर. तो सॉफ्ट सोल्डर इट कंटेन्स द टिन 50%, द लेड 50%, and it is used in the soldering. Soldering means टाका लगाने में. Next is the solder. It contains the tin 67%, the lead 33%. It is also used in the soldering. Next one is the spigel. ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है. Spigel. The spigel it contains the iron, manganese, and the carbon. It contains these three elements. एग्जाम में पूछा जाता है. Name the element which are present in the spigel. SPIEGEL. It contains the iron, Mn, manganese, and the carbon. Next one is the stainless steel. The stainless steel contains the iron 73%, the chromium 18%, the nickel 8%, and the small amount of carbon also. And it is used in the household utensils. कहते हैं ना घर में हमारे पास stainless steel के utensils हैं, तो उसके अंदर इसको use किया जाता है. Next आ जाता है हमारा tungsten steel. The tungsten steel it contains the iron 94%. The tungsten 5%, and the remaining is the small amount of the carbon. It is used in the high speed cutting tools. Next one is the type metal. It contains the tin 10%, the lead 70%, the antimony 20%. It is used in the printing types. Printing types के अंदर इसको use किया जाता है. So these are the different alloys. ये आपके different alloys थे. अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा सम कॉमन प्रोसेसेस, जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो आपने पढ़ी हैं. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एलॉय के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सिमिलरली द वन क्वेश्चन में भी आस्क ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसेसेस, सम कॉमन प्रोसेसेस जो आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं. अब हम इनके बारे में वन बाय वन स्टडी करते हैं. तो द फर्स्ट वन इज द बेयर्स प्रोसेस. सबसे पहले हमने कौन सी ले ली प्रोसेस, बेयर्स प्रोसेस. तो जो आपकी देखो ये बेयर प्रोसेस है, वेयर इट इज यूज्ड, इसको यूज कहां पे किया जाता है बेयर प्रोसेस को. तो बेयर प्रोसेस को बेटा यूज किया जाता है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द एल्यूमिनियम. द बेयर प्रोसेस इट इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द एल्यूमिनियम फ्रॉम द बॉक्साइट ओर. जितने भी और थे उनके फार्मूले हम पहले ही लास्ट लेक्चर में आपको बता चुके हैं. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द बॉक्साइट, हमने बताया था ना आपको Al2O3.2H2O. So that is the bauxite from where we can extract the aluminum, and the process by which we can extract the aluminum from the bauxite ore, that is the Beers process. ये बेटा आपकी कौन सी प्रोसेस होगी, Beers process. इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आ जाती है बर्गियस प्रोसेस. बर्गियस प्रोसेस, इस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द पेट्रोलियम फ्रॉम द कोल यूजिंग द आयरन ऑक्सलेट. इसे बर्गियस प्रोसेस कहते हैं. दैट इज द प्रोसेस नंबर सेकंड. बेयर प्रोसेस के बाद नेक्स्ट कौन सी पढ़ी हमने, बर्जियस प्रोसेस. हम इन्हें ब्रीफ आपको बता रहे हैं यहाँ पे. इनकी डिटेल तो जो डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं उनके अंदर आपकी आ ही जाएंगी. हम सिर्फ आपको ग्लोसरी के बारे में यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहे हैं. नेक्स्ट वन इज द बोश प्रोसेस. बोश प्रोसेस कब काम आती है, एग्जाम में आ जाता है कि नेम द प्रोसेस विच इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन
using the Fe2O3 oblique Cr2O3, तो that is the Bosch process. तो different processes के ऐसे नाम लिख के मिल जाएंगे आपको. तो next one is the Bosch process. तो Bosch process कहाँ पे काम आती है? It is used for the formation of the hydrogen gas using कौन से और Fe2O3 और Cr2O3. कई बार सिर्फ इन कैटलिस्ट के नाम पूछ लेते हैं कि Bosch प्रोसेस के दौरान हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन में जो आपने कैटलिस्ट यूज किए वो कौन थे? दैट इज द Fe2O3 oblique Cr2O3. इसको आप यूज कर लेते हैं. नेक्स्ट वन इज द ब्रिज आर्क मेथड. आपने सरफेस केमिस्ट्री वाली यूनिट में पढ़ा था ब्रिज आर्क मेथड. तो ब्रिज आर्क मेथड क्या काम आता है? इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन of gold, silver, platinum and not of the iron. नेक्स्ट हमारे जो सी अल्फाबेट से स्टार्ट होती है प्रोसेस वो कौन सी है? दैट इज नेक्स्ट वन इज द कार्टर प्रोसेस. ये क्या काम आती है? इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द व्हाइट लेड. जो व्हाइट लेड होता है उसकी सिंथेसिस में इसको यूज किया जाता है. व्हाइट लेड का फार्मूला हमने पहले ही आपको बता दिया था. दैट इज द PbCO3 oblique PbOH का ट्वाइस. लेड कार्बोनेट और लेड हाइड्रोक्साइड का जो कॉम्बिनेशन है उसको व्हाइट लेड कहते हैं. और उसकी प्रोडक्शन में, उसकी प्रिपरेशन में जिस प्रोसेस को यूज करते हैं दैट इज द कार्टर प्रोसेस. नेक्स्ट वन इज द केस्नर-केल्नर प्रोसेस. जो केस्नर-केल्नर जो प्रोसेस है ये क्या काम आती है? इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द NaOH. NaOH की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जिस प्रोसेस को यूज करते हैं दैट इज द केस्नर-केल्नर प्रोसेस. नेक्स्ट इज द कॉन्टैक्ट प्रोसेस. Contact process is used for the synthesis of the sulfuric acid using the platinum as the catalyst and along with the use of the V2O5. Next one is the MacArthur cyanide process. ये काफी important भी process होती है मेटलर्जी वाली यूनिट के अंदर. ये क्या काम आती है? It is used for the extraction of the gold and the silver. It is used for the extraction of the gold and the silver. That is the MacArthur cyanide process. तो अब हम स्टार्ट करते हैं डी लेटर से स्टार्ट होने वाली प्रोसेस. दैट इज द डेक्कन प्रोसेस. डेक्कन प्रोसेस क्या काम आती है? इट इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द या प्रोडक्शन ऑफ द Cl2 गैस यूजिंग CuCl2. CuCl2 की हेल्प से क्लोरीन गैस को प्रिपेयर किया जाता है. नेक्स्ट वन इज द डोव्स प्रोसेस. डोव्स प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मैग्नीशियम. मैग्नीशियम के एक्सट्रैक्शन में इसको यूज किया जाता है. नेक्स्ट वन इज द डाउन्स प्रोसेस. डाउन प्रोसेस क्या काम आती है? इट इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द सोडियम. सोडियम के एक्सट्रैक्शन में इसको यूज किया जाता है. इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं ई लेटर से स्टार्ट होने वाली प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन. इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कब काम आती है? इट इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द एक्टिव मेटल. ये जरूर ध्यान रखें, अक्सर एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किसके काम आती है? एक्टिव मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के, लाइक द सोडियम, ग्रुप 1 एलिमेंट, पोटेशियम, द एल्यूमिनियम एंड सो ऑन. और ये जरूर ध्यान रखें हम कभी भी इनका एक्वस सॉल्यूशन नहीं लेंगे. वी विल आल्सो ऑलवेज बीन यूज देयर मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट. ये जरूर ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है. आप एक्वस इलेक्ट्रोलाइट लेंगे या मोल्टन, तो वी विल यूज द मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट. नेक्स्ट वन इज द ईचिंग ऑफ द गिलास. व्हाट दैट प्रोसेस? द प्रोसेस इन विच द गिलास रिएक्ट विद द HF. गिलास जो HF होता है इट विल रिएक्ट विद द गिलास. इसलिए हम HF को कभी भी हम गिलास के कंटेनर के अंदर स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि HF विल रिएक्ट विद द गिलास. इट विल कोरोड्स द गिलास. तो जिसकी उस प्रोसेस को कहते हैं ईचिंग ऑफ द गिलास. उसे आप क्या कहेंगे? ईचिंग ऑफ द गिलास. नेक्स्ट एफ लेटर से स्टार्ट होने वाली प्रोसेस दैट इज द फर्मेंटेशन, द सिंथेसिस ऑफ द अल्कोहल. जब हम अल्कोहल की सिंथेसिस करते हैं, कहां से? इसको हम ग्लूकोज सुक्रोज से भी बना सकते हैं. तो जब हम सुक्रोज से इसकी सिंथेसिस करते हैं तो डिफरेंट एंजाइम यूज होते हैं. That is the invertase enzyme. That is the first step in which the invertase enzyme is used. In the first step, the sucrose get converted into the glucose and the fructose by using the enzyme that is the invertase. देखो जो हमने ये invertase enzyme बताया. That is the step number 1. बोलो कौन बना? सुक्रोज किस में कन्वर्ट हुआ? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में. In the second step, the glucose and the fructose that been converted into the ethanol by using the next enzyme that is the gymase. Gymase enzyme की हेल्प से आपके जो ग्लूकोज है वो इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है. सो दैट इज द 2 स्टेप प्रोसेस. तो इसमें क्या देखा आपने? सुक्रोज को किस में कन्वर्ट किया? इथेनॉल. इथेनॉल को कहां से प्रिपेयर किया ऐसे आपसे पूछ रहे हैं? दैट इज फ्रॉम द सुक्रोज. तो कितने एंजाइम यूज हुए? दीस 2 एंजाइम. इन द फर्स्ट स्टेप इन्वर्टेज एंजाइम, द सेकंड स्टेप द जाइमेज एंजाइम. आपसे पूछ लें वो कौन सा एंजाइम है जो सुक्रोज को ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है, तो आप आंसर लिखेंगे इन्वर्टेज एंजाइम. वो कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट करता है? दैट इज द जाइमेज एंजाइम. नेक्स्ट
सिंथेसिस ऑफ द अल्कोहल फ्रॉम द स्टार्च, जब स्टार्च से कन्वर्ट करते हैं तो इसमें क्या होगा, जो स्टार्च से जब हम कन्वर्ट करते हैं, स्टार्च को जब हम इथेनॉल में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले जो एंजाइम होता है दैट इज द डाइस्टेज, DIASTASE होगा, यहाँ पे डाइस्टेज एंजाइम होगा, जो क्या करेगा, हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले माल्टोज, क्या मिलेगा हमें, माल्टोज। फिर माल्टोज क्या करता है, माल्टेज एंजाइम हम यूज करते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज के अंदर। माल्टेज जो एंजाइम है वो माल्टोज को किस में कन्वर्ट करता है, 2 यूनिट ऑफ द ग्लूकोज, और ग्लूकोज को फिर हम फर्दर किस में कन्वर्ट करेंगे, उसी टाइप से इथेनॉल में, बाय यूजिंग द सेम एंजाइम जो हमने ऊपर लिखा था, दैट इज द जाइमेज। सो दैट इज द फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस से जो बिगर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में हम कन्वर्ट करते हैं, लाइक द इथेनॉल इज द स्मॉलर मॉलिक्यूल, द बिगर मॉलिक्यूल दैट इज द सुक्रोज, द बिगर मॉलिक्यूल दैट इज द आपके स्टार्च, विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम। तो एंजाइमेटिक एक्शन से बिगर मॉलिक्यूल को हम स्मॉलर मॉलिक्यूल लाइक इथेनॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द फर्मेंटेशन। तो नेक्स्ट प्रोसेस इज द फिशर फिशर ट्रोप प्रोसेस। इसमें हम क्या करते हैं, वी विल सिंथेसाइज द हाइड्रोकार्बन यूजिंग द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड द H2, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड द H2। तो इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन की सिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट इज द फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, फ्लोटेशन मेथड, फ्रोथ का मतलब झाग, फोम बनते हैं। तो इस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, जो लो ग्रेड सल्फाइडोर्स होते हैं, लो ग्रेड सल्फाइडोर्स को हम यूज करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द लो ग्रेड सल्फाइडोर यूजिंग द पाइन ऑयल, पाइन ऑयल। फिर साथ के साथ हम एयर भी पास करते हैं, मेटलर्जी वाली यूनिट में ये कंप्लीट आपको पढ़ा दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा, जो प्रोसेस जो हमारी जी लेटर से स्टार्ट होती है, दैट इज द गोसेज प्रोसेस, जिसे हम कोस्टिसाइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं। इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द NaOH की सिंथेसिस में इसको यूज किया जाता है। क्लियर हो गया। तो दीज आर द डिफरेंट प्रोसेसेस जो अभी तक हमने यहाँ पे देखी। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हम लेंगे बेटा, इसके बाद अगली प्रोसेस जो हमारी आ जाएगी दैट इज द हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस होगी हमारी नेक्स्ट। तो हैबर प्रोसेस क्या काम आती है, द हैबर प्रोसेस इट इज यूज्ड, आपके ऑप्शन में लिखा आ जाए, इट इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ NaOH, सोडियम, अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो हैबर प्रोसेस इट इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द अमोनिया, अमोनिया सिंथेसिस में इसको यूज करते हैं। कैटलिस्ट कौन है, दैट इज द आयरन। प्रोमोटर कौन है, दैट इज द मोलिब्डेनम। So that is the synthesis of the ammonia from the nitrogen and the hydrogen। दो गैसेस से इसको बनाया जाता है, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस से अमोनिया बनता है। कैटलिस्ट कौन, आयरन। प्रोमोटर कौन, मोलिब्डेनम। नेक्स्ट वन इज द हुप्स इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। इस प्रोसेस से हम क्या प्रिपेयर करते हैं, वी विल प्रिपेयर द प्योर एल्यूमिनियम यूजिंग दैट हुप्स इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज द हाइड्रोजनेशन और यू कैन द हार्डनिंग ऑफ द ऑयल, या इसे हम हार्डनिंग ऑफ द ऑयल भी कह देते हैं। हम क्या प्रिपेयर करते हैं, दैट इज द वनस्पति घी यूजिंग दिस कैटलिस्ट, दैट इज द निकेल एज द कैटलिस्ट। और हाइड्रोजन गैस को हम पास करते हैं। तो ऑयल के अंदर जब हम हाइड्रोजन गैस को पास करें, व्हेन वी पास द hydrogen gas in the oil get converted into the vanaspati ghee, means the hardening of the oil takes place, that is the hydrogenation of the oil। next one is the Keeps apparatus। आपने देखा होगा Keeps apparatus को लेबोरेटरी के अंदर, it is used for the preparation of the H2S gas। आयरन सल्फाइड आप लेते हैं, उसमें आप सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं और उसके बाद प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है H2S गैस की, जो कि आपके जो एसिड और बेसिक रेडिकल के दौरान जो बेसिक रेडिकल की स्कीम है उसमें ग्रुप नंबर 2 का जो ग्रुप रिएजेंट है वो कौन है, दैट इज कौन, डाइल्यूट HCl along with that gas, that is the H2S गैस। तो उस वक्त H2S गैस को हम पास करते हैं और उससे हमें पता चलता है whether the group 2 of the basic radical, group 2 cation of the basic radical are present or not। next is the lead chamber process। जो आपकी lead chamber process है, it is used for the synthesis of the sulfuric acid। सिंथेसिस ऑफ द, बोलो क्या आपकी, सल्फ्यूरिक एसिड होगा या नाइट्रिक एसिड, ध्यान से देखें, ध्यान से सोचिए और बताएं ये किस में यूज किया जाता है, ध्यान से देखें बेटा बताएं। इट इज यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड और द नाइट्रिक एसिड, बताएं बेटा शहबाज। तो लेड चैम्बर प्रोसेस यूज होती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट वन इज द ली ब्लैंक प्रोसेस। ली ब्लैंक प्रोसेस इट इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द sodium carbonate, sodium carbonate। next one is very important process, that is the Mond's process।
यूजिंग द मोल्ड प्रोसेस वी कैन प्यूरिफाई द निकिल, निकिल को हम यूज करते हैं, निकिल की प्यूरिफिकेशन करते हैं मोल्ड प्रोसेस की हेल्प से। Next one is the Ostwald process. With the help of the Ostwald process, we will synthesize the nitric acid using the platinum gauze. Next one is the Pattinson's process, or you can say the Parkes process. It is used for the desilverization of the lead. D का मतलब निकाल देना, सिल्वराइजेशन का मतलब सिल्वर को, तो desilverization of the lead, lead और सिल्वर को अलग कर देना, that is the desilverization process. फोटोग्राफी, फोटोग्राफी के अंदर हम क्या करते हैं, फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस होता है, दैट इज द AGBR इज जनरली बीन यूज्ड, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो AGBR इज यूज्ड व्हिच इज डेवलप्ड बाय द हाइपो सॉल्यूशन, हाइपो सॉल्यूशन को यूज किया जाता है, AGBR को यूज किया जाता है जो फिल्म होती है, जो नेगेटिव होती है उसकी डेवलपिंग के दौरान। नेक्स्ट वन इज द रेपे प्रोसेस। रेपे प्रोसेस जो होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, वी विल यूज द निकिल एज द कैटलिस्ट। उसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज किया जाता है रेपे प्रोसेस में, आमतौर पे ये एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज द साइमंस ओजोनाइजर। साइमंस ओजोनाइजर आप कह दें, या आप ब्रेडिक्स ओजोनाइजर आप कह दें, या साइमंस हेल्स के ओजोनाइजर आप कह दें। इसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, नाम से पता चला, इट इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द ओजोन। नेक्स्ट वन इज द सोलवे प्रोसेस। With the help of the Solvay process, we will prepare the sodium carbonate and the sodium bicarbonate. For the synthesis of the sodium carbonate of the sodium bicarbonate, we use the Solvay process, जिसमें हमने पीछे एक नाम भी लिया था पिछली बार, ब्राइन सॉल्यूशन, हमने कहा था कंसंट्रेटेड NaCl को ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, तो ब्राइन भी यूज किया जाता है इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, दैट इज द Solvay process. नेक्स्ट वन इज द टेलिंग ऑफ द मर्करी। देखो जो मर्करी होता है, वैसे तो आपने देखा होगा जो आपके कंटेनर होते हैं, अगर आप वाटर उसमें डाल दें, देखो वाटर किसी कंटेनर गिलास के अंदर, तो ये कनकेव मिनिस्कस हमें दिखता है, लेकिन जो मरकरी का आप देखें गिलास के कंटेनर के अंदर, तो आप कैसा मिनिस्कस देखेंगे, दैट इज द कन्वेक्स। बोलो कैसा, कन्वेक्स। अगर यहाँ पे मरकरी है तो दैट इज द मिनिस्कस। अगर टेलिंग ऑफ द मरकरी का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ द मरकरी मिनिस्कस। जो ये मरकरी का मिनिस्कस है, जो कन्वेक्स मिनिस्कस है, अगर ये ओजोन के साथ कांटेक्ट में आएगा तो देयर मिनिस्कस गेट लॉस्ट, so that process is called as a tailing of the mercury. उसे आप tailing of the mercury कहते हैं, means the destruction of the mercury meniscus on coming in contact with the ozone, that is called as the tailing of the mercury. एग्जाम में अक्सर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन इज द वेक्स प्रोसेस। नेक्स्ट बेटा कौन सी है, दैट इज द वेक्स प्रोसेस। तो वेक्स प्रोसेस में हम क्या करते हैं, वी विल प्रिपेयर कन्वर्जन। हम किसका करते हैं, आपके पास C2H4 है, दैट इज इथीन है, उसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे, इथेनॉल के अंदर, यूजिंग द कैटलिस्ट दैट इज द PDCl2, पैलेडियम डाइक्लोराइड को आप यूज करते हैं, दैट इज द वेक्स प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज द जिगलर-नाटा मेथड। जिगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के अंदर हम करते क्या है, हम पॉलीथीन प्रिपेयर करते हैं, इथीन को किस में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज इनटू द पॉलीथीन। पॉलीमर वाले चैप्टर में आप पढ़ते हैं, वहां पे जो जिगलर-नाटा कैटलिस्ट कौन है, दैट इज द मिक्सचर ऑफ दीज टू सब्सटेंस, दैट इज द टाइटेनियम टेट्राहेलाइड। आमतौर पे TiCl4 ना लिख के यहाँ पे क्या लिखा मिल सकता है, TiX4, और ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम, ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम। तो जरूरी नहीं यहाँ पे Cl4 लिखा मिले, TiX4 भी मिल जाए तो आप उसको टिक कर सकते हैं, लेकिन मेनली जो यूज किया गया वो TiCl4 था। नेक्स्ट वन इज द जोन रिफाइनिंग मेथड। द जोन रिफाइनिंग मेथड, इट इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द अल्ट्रा प्योर सेमीकंडक्टर लाइक द जर्मेनियम। उसके लिए जोन रिफाइनिंग मेथड को यूज किया जाता है। तो अभी हमने देखा सम इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस के बारे में, उससे हमने पहले देखा था कुछ जो आपके इंपॉर्टेंट एलॉयज हैं उनके बारे में। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हमारा ये ग्लोसरी ऑफ केमिस्ट्री की जो हमारी सीरीज चली हुई है, इसके अंदर अभी तक हमारे 2 पार्ट हुए हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने देखा था सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, उसके अंदर से एक क्वेश्चन आमतौर पे कंपटीशन में आपसे अक्सर पूछा जाता है, किसी भी कंपाउंड का फार्मूला पूछ लेंगे या किसी न्यूमेरिकल में आ जाए। ऐसे ही जो अगला पार्ट था हमारा सम इंपॉर्टेंट एलॉयज, तो एलॉय के ऊपर भी आमतौर पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट था सम इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस के बारे में। तो जो हमारी ये सम इंपॉर्टेंट, देखो ये प्रोसेसेस थी, देखो ये सारी की सारी ये प्रोसेसेस आ गई, देखो एक ही पेज के ऊपर, देखो मैंने आपके सामने ले आए। तो ये जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं ये अक्सर एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। क्लियर हो गया। तो ये थी सम कॉमन प्रोसेसेस। उससे पहले देखो बेटा हमने ये बताया था आपको सम कॉमन यूजफुल एलॉयज। देखो ये डिफरेंट एलॉयज थे आपके सामने इकट्ठे हम ले आए हैं। उससे पहले बेटा जो पिछला हमारा लेक्चर था जिसमें हमने क्या देखा था, हमने उसके अंदर पढ़ा था सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ये हमारे आज के लेक्चर के बारे में था।
और अगले लेक्चर में हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आएंगे आपके हमारी ग्लोसरी से रिलेटेड। तो आप कंटिन्यू रहें हमारे पास, हमारे सारी बातों को इंपॉर्टेंटली अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में बेटा जरूर नोट डाउन कर लेना। आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, थैंक यू।